हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चैप्टर नंबर 15 जो हम पढ़ रहे थे उसके हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारियां जो हैं काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। अभी जो आपके बोर्ड के पेपर्स हैं या 12th क्लास के जो पेपर्स हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए गए, तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि +1 क्लास के पेपर भी जो हैं वो थोड़े थोड़े से आगे की तरफ पोस्टपोन होने के काफ़ी सारे चांसेस में आपके पास बन जाते हैं। बट जैसा कि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो एक्सटेंशन के चांसेस जो अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि जो सेकंड वेव है वो चल रही है अभी फ़िलहाल। और सेकंड वेव द वायरस इज़ म्यूटेटेड। तो वायरस में जब आपने वायरस पढ़ा होगा तो वायरस में क्या है, एक प्रोटीन कोट होता है और इसके अलावा एक आरएनए या डीएनए होता है। तो आप लोग इस बारे में तो जानते होंगे कि आरएनए और डीएनए जो है कभी भी अपने स्ट्रक्चर को, सॉरी प्रोटीन जो है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। और छोटे छोटे स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो वायरस है उसमें आ गई म्यूटेशन। और म्यूटेशन में यानी जिस वायरस को कोरोना मानकर हम उसके खिलाफ दवाइयां बना रहे थे, अभी क्या हुआ, उस वायरस ने खुद को हल्का सा चेंज कर लिया। और वायरस की जितनी भी दवाइयां होती हैं वो हमेशा टारगेटेड होती हैं। मतलब वो जिस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बनाई गई थी वो एग्जैक्टली उसी पे काम करेंगी। तो अभी जो वैक्सीन है, पॉसिबिलिटी इस बात की है कि उसको दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ सकता है। बट हम लोग तो पढ़ते रहेंगे। और फिर चैप्टर नंबर 15 जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में हम शुरू करेंगे एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के बाद में जूलॉजिकल पार्ट, और एनिमल किंगडम के बाद में हम शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो वहाँ से काफ़ी सारे आपके टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम बॉटनी जो है उसको आज ख़त्म कर रहे हैं। और this photoperiodism, or you can say the plant physiology, we are completing today. So फोटोपीरियोडिज्म का मतलब क्या है? देखो, फोटो यानी लाइट और पीरियड यानी टाइम पीरियड ऑफ एक्सपोजर। यानी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो फोटो पीरियोडिज्म इज जितनी देर तक एक प्लांट जो है उसको लाइट का एक्सपोजर मिलता है, दैट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। अब लाइट का एक्सपोजर क्यों जरूरी है और लाइट को रिसीव कौन करता है? तो सबसे पहले लाइट को रिसीव करती है लीव्स। सो ऐसा क्या है कि इन लीव्स के पास ये लाइट को रिसीव कर सकती हैं और फिर उसके बाद में कोई चाहे ग्रोथ हो, चाहे फ्लावरिंग हो, चाहे फ्लावर की मेंटेनेंस हो, चाहे फ्लावर की इनिशिएशन हो या फूल का खिलना हो, सब चीज़ें, अगर वो एक शॉर्ट डे प्लांट है यानी उसको कम लाइट चाहिए या उसको ज़्यादा लाइट चाहिए, तो वो उसी कंडीशन में अपनी फ्लावरिंग कर सकता है। अगर कम लाइट वाले प्लांट को ज़्यादा लाइट मिल गई तो वो अपनी फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। अब लीव्स के पास ऐसा क्या है? लीव्स के पास होते हैं कुछ लाइट रिसीविंग फैक्टर्स, ठीक है। इन्हें बोलते हैं ARF एंड दे आर FTL। सो ये क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। और एक्टिवेशन के बाद जहां पर भी प्रिमोर्डियम है, यानी ऐसी बड जो फाइनली क्या बनाती है, चाहे वो लीफ प्रोड्यूस करती है चाहे वो फ्लावर प्रोड्यूस करती है, सबसे पहले लीव्स के अंदर ये फैक्टर जो है वो जनरेट होते हैं। तो कुछ कंडीशंस तो ऐसी हैं जिसमें कम लाइट में ये फैक्टर जनरेट होंगे और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा लाइट में फैक्टर जनरेट होंगे। तो ये इसे इस प्रिमोर्डियम को करेगी एक्टिवेट, और एक्टिवेशन के बाद में फ्लावरिंग जो है वो होती है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। एनसीईआरटी ने बोला प्लांट रिक्वायर पीरियडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम वेजिटेटिव ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, और जिसमें फ्लावरिंग जो है आपके पास एक एग्जांपल है। इट हैज बीन सच प्लांट्स एज एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट,
ठीक है। प्लांट्स के पास कुछ ऐसे सिस्टम, तो मैंने बता दिए सिस्टम, ये सिस्टम होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, दे फाइनली कैन मेक पर्टिकुलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लाइट एक्सपोजर। सो सम प्लांट्स, इसमें आते हैं अब तीन तरीके के प्लांट्स, और वो तीन तरीके के प्लांट कौन कौन से होंगे, लेट्स सी। वो तीन, एक सबसे पहला, जैसे मैं ये लीव्स के बारे में बता रहा, तो आई हैव टोल्ड यू वी कि जो प्लांट्स होते हैं, दीज आर लॉन्ग डे प्लांट्स, दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स, दीज आर plants that are day neutral and plants that are having specialized type। सबसे पहला लॉन्ग डे। सो इसकी क्या कंडीशन है, देखो लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं ना, एक होता है क्रिटिकल फोटो पीरियड। हम इसे मान लेते हैं 24 घंटे का दिन है, इसमें से 12 घंटे लाइट रहती है, मान लेते हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, एंड 12 घंटे इसमें से नाइट, यानी शेड। शेड का मतलब क्या, शेड का मतलब वो टाइम जब प्लांट के पास ऐसी फोटो रेडिएशन अवेलेबल नहीं होती जिसमें वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यानी या तो जो विजिबल लाइट है उसका स्पेक्ट्रम इतना कम है, या सॉरी ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है वो कम है, और उस वजह से इसका जो प्लांट है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को रिसीव नहीं कर रहा, एंड दैट इज शेडेड एरिया। ठीक है, तो उस टाइम में फोटोसिंथेसिस बंद रहेगी, और फोटोसिंथेसिस अगर बंद रहती है तो उस टाइम पे लीव्स जो हैं वो कुछ और करती हैं, और कुछ और में क्या है, वो इंड्यूस करती हैं क्या, फ्लावरिंग। अगर क्या कंडीशन बनी, ये था क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर बात कर रहे हैं हम लॉन्ग डे प्लांट्स की, अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट कम मिलती है, यानी एक प्लांट को सपोज करते हैं हम 10 घंटे पार चाहिए, 10 घंटे क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस उसको चाहिए, और उसको मिलती है 7 ही घंटे, तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर इसको 10 आवर प्लस एक्टिव रेडिएशंस मिल रही हैं, तो उस कंडीशन में ही क्या है, वो फ्लावरिंग कर सकता है। अब वेजिटेटिव ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं हम, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, अगर 7 घंटे रेडिएशंस मिलती हैं तो भी फोटोसिंथेसिस होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, बट बात है स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट्स की, दैट इज फ्लावर। सेकेंड कंडीशन के प्लांट्स आते हैं हमारे पास, दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स, और शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर अगर 10 आवर्स उसको पार रेडिएशंस मिलती हैं मैक्सिमम, यानी एक दिन में 10 घंटे सूरज जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस प्रोवाइड कर सकता है, बट उसको इतनी चाहिए नहीं, उसको क्या है, कम चाहिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस को रोके और रेस्पायरेशन की तरफ जाए, और रेस्पायरेशन से क्या होगा, फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, और फैक्टर्स जब एक्टिवेट होंगे तो दे विल इंड्यूस फ्लावरिंग। क्लियर विद दिस? ये होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, जिनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए होती है, ये हैं शेडेड प्लांट्स। और ऐसे शेडेड प्लांट्स कब मिलेंगे, ये ज्यादातर मिलते हैं हमें विंटर में। ठीक है, वी गेट देम इन द विंटर्स। और ये लॉन्ग डे प्लांट्स, अब ऑब्वियसली ज्यादा सूरज तो समर में ही चमकता है, सो दीज आर समर प्लांट्स। बात आती है डे न्यूट्रल प्लांट्स की, ज्यादा हो कम हो इनको कोई मतलब नहीं है, डिपेंड किस पे है फिर, ये डिपेंड करता है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पे। यानी अगर एक प्लांट जो है एक सर्टेन हाइट, एक सर्टेन एक्सपोजर टू सनलाइट, नॉट सर्टेन एक्सपोजर टू सनलाइट बट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी जब वो प्लांट है पर्टिकुलरली मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम उसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, एग्जांपल इसमें दे देता हूं आपको टोमेटो का, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, शेडेड में एग्जांपल आ जाता है राइस का, इसके बाद आता है कैक्टस का, या विंटर्स की बात कर रहे हैं, और यहां समर में एग्जांपल दे दूं आपको अगर मैं, तो वीट का, ठीक है, एंड मस्टर्ड का। तो मस्टर्ड की वेजिटेटिव ग्रोथ, वीट की वेजिटेटिव ग्रोथ जितना ज्यादा क्या होगा,
जितना ज्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी ही ज्यादा होती है। बट फ्लावरिंग उसमें कब होती है? फ्लावरिंग उसमें तब होती है जब उसको लॉन्ग लाइट एक्सपोजर मिलता है। सो वी हैव लॉन्ग डे प्लांट्स, वी हैव शॉर्ट डे प्लांट्स एंड वी हैव डे न्यूट्रल प्लांट्स। थ्री थिंग्स। इसके बाद दो चीजें और हैं इसमें। फर्स्ट, these आर शॉर्ट लॉन्ग डे। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए। किस चीज के लिए? फ्लावर इनिशिएशन के लिए। ठीक है, दे नीड शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर व्हाट? फॉर फ्लावर इनिशिएशन। बट जैसे ही फ्लावरिंग इनिशिएट हो गई और जो लीफ प्रिमोडियम है वो फ्लावर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड। अब इसको क्या चाहिए? लॉन्ग ड्यूरेशन। किस चीज के लिए चाहिए? इट नीड्स फॉर फ्लावर ब्लॉसम। ठीक है, ये होते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे। और इसमें ऑपोजिट अगर बात करें तो लॉन्ग शॉर्ट डे। ठीक है, दीज आर LSD, नॉट ड्रग्स वाली LSD, दीज आर लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। तो इसमें क्या होगा? इनको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होती है फ्लावरिंग की इनिशिएशन के लिए, और फिर शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए होती है फ्लावरिंग के ब्लॉसम के लिए, यानी फूल के खिलने के लिए। सो ये जो दोनों टाइप के प्लांट हैं, एक सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में फ्लावरिंग होती है, यानी लॉन्ग डे में। दूसरा है LSD, यानी वो गर्मियों में बोया जाएगा और सर्दियों में उसकी फ्लावरिंग होगी। सो ये होते हैं आपके पास 5 अलग अलग तरीके के प्लांट्स दैट आर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग अस और एक्सप्लेनिंग अस द फिनोमिना ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। सबसे पहले अभी छोटी सी हिस्ट्री की बात करें तो फोटो पीरियोडिज्म का ये पूरा फिनोमिना है, ये डिस्क्राइब किसने किया था? तो इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय गार्नर एंड एलार्ड। ठीक है, गार्नर एंड एलार्ड ने। ठीक है, ये हुई बात एक टॉपिक की। तो यहां और कुछ चीजें दी हुई हैं। देखो, डार्क पीरियड को एक वर्ड दिया जाता है, दिस इज स्कोटो पीरियड। ठीक है, यानी द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, बट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंस। डार्क पीरियड की भी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। डार्क पीरियड, लाइट पीरियड प्लांट्स के अंदर किस तरह से काम करता है? डार्क पीरियड इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल व्हेन प्लांट इज डूइंग रेस्पिरेशन, लाइट पीरियड इज व्हेन द प्लांट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस। सो लाइट पीरियड का मतलब है जब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस अवेलेबल होती हैं, उसी को बोलते हैं लाइट पीरियड। जब नहीं होती, दैट इज डार्क पीरियड। डार्क का मतलब ये नहीं कि रात हुई हमारी तरह से वो सोएंगे, नहीं, वो जब उनके लिए फोटोसिंथेसिस रेडिएशन उनको नहीं मिलती, वो उनके लिए डार्क पीरियड हो जाता है। क्लियर है? So hence it is said that flowering in certain plant depend on not only on combination of light and dark exposure but also their relative durations. So मैंने आपको इसमें दो चीजें बता दी, ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास 2-3 कंडीशंस और आएंगी, और वो क्या हैं? लेट्स सी। सबसे पहला, शॉर्ट डे प्लांट की बात करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स को अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से हाई लाइट इंटेंसिटी मिलती है, वो नो फ्लावरिंग। ठीक है, अगर क्रिटिकल से लो टाइम एक्सपोजर मिलता है तो फ्लावरिंग हो जाती है। इसमें एक केस और भी है भाई, इसमें एक केस है तीसरा, और तीसरा केस क्या है? अगर टोटल लाइट तो हमें टोटल लाइट जो है वो क्रिटिकल पीरियड से कम है, यानी दैट इज फ्लावरिंग की कंडीशन, है ना, शॉर्ट डे। बट अगर बीच में कहीं भी एक स्मॉल एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है, बहुत छोटा सा भी अगर एक्सपोजर मिल जाता है सनलाइट का, तो उस टाइम भी फ्लावरिंग नहीं होगी, देयर विल नॉट बी एनी
फ्लावरिंग। एम आई क्लियर? ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे कोई विंटर प्लांट था, धुंध आई बहुत अच्छी, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, प्लांट फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहा है, बट बीच में एक दिन ऐसा आ गया जब उसको, जब धुंध नहीं आई, देयर वॉज नो फोग एंड फुल पार रेडिएशंस वर अवेलेबल, सो उस टाइम फ्लावरिंग जो है वो रुक जाएगी। क्लियर है? ऑपोजिट इसके लॉन्ग डे प्लांट्स, जिनको क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए फॉर फ्लावरिंग, अगर लो मिलती है वो फ्लावरिंग नहीं करते, ज्यादा मिलती है वो फ्लावरिंग करते हैं। बट अगर उस लॉन्ग डे के बीच में भी कहीं उनको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन नहीं मिली, या डार्क पीरियड अगर बीच में कहीं आ गया, तो उनकी भी फ्लावरिंग क्या है, स्टॉप हो जाती है। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट इज नोन एज टर्म्ड एज photoperiodism. While shoot apices modified themselves into flowering apices prior to the flowering, shoot apices of plant themselves cannot perceive photoperiods. Sight क्या है? Sight of perception of light and dark duration are in the leaves. अगर लाइट की बात कर रहा है और अगर लीव्स की बात कर रहा है, तो देखो लाइट जरूरी किस लिए है? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस करता कौन है? लीव्स। यानी इस फोटो पीरियडिज्म में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का रोल हमें यहां से पता चलता है, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि पार रेडिएशंस, तो यहां कहीं लिखा नहीं हुआ है पार रेडिएशंस, बट वी हैव टू बी वेरी सर्टेन अबाउट कि पार रेडिएशंस इसमें, पार रेडिएशंस ही इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। द हार्मोनल सब्सटेंसेस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिसिस। शूट एपिसिस जो मैंने एक स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीका का बनाया था, दिस, ये क्या होते हैं? शूट एपिसिस, या यू कैन से द प्रिमोर्डियम, या प्रिमोर्डियल, या यू कैन से द बड। अब ये स्टार्ट कर सकते हैं। इंड्यूस फ्लावरिंग ओनली व्हेन प्लांट इज एक्सपोज टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड। तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस हो रही है या रेस्पिरेशन हो रही है, वो काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है भाई वर्नलाइजेशन। अभी हमने बात करी थी लाइट की, अभी हम बात करेंगे टेम्परेचर की। द प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर कम रहेगा तभी वो क्या कर सकते हैं? फ्लावरिंग कर सकते हैं। और फ्लावरिंग में भी क्वालिटेटिव यानी नंबर ऑफ फ्लावर, और क्वांटिटेटिव यानी फ्लावर कितना सुंदर है, फ्लावर नेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लावर में सुगंध कितनी है, वो सब चीजें आती हैं इसकी क्वालिटी में, ठीक है। पेटल्स कितने बड़े हैं, सेपल्स कितने बड़े हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम में गैमीट फॉर्मेशन कितनी अच्छी हुई है, वो फ्लावरिंग की क्वालिटी आती है। क्वांटिटी, नंबर ऑफ फ्लावर। अगर लो टेम्परेचर से एक्सपोज होते हैं उसी टाइम पे जो फ्लावरिंग अगर वो कर पाएंगे, दैट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। Am I clear? It prevent precocious reproductive development late in the growing season. यानी प्रिकॉशंस, वेजिटेटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाती अगर लो टेम्परेचर नहीं होगा। एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लावर प्रोडक्शन। इनेबल्स प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। यानी प्लांट ने अपने आप को इस तरीके से इवोल्व किया है कि जब उसको लो टेम्परेचर मिलेगा वो रिप्रोड्यूस कर लेगा, और उससे पहले फ्लावरिंग की स्टार्टिंग भी नहीं होती। और अगर स्टार्टिंग में नहीं होती तो प्लांट जो है सारी की सारी एनर्जी अपनी बचा कर रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चों एक फ्लावर की किस में बर्बाद हो, एक प्लांट की किस में बर्बाद होती है? फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, गैमीट प्रोडक्शन में, पॉलिनेशन में, ठीक है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में इतनी ज्यादा, वेजिटेटिव ग्रोथ में तो हमेशा एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। वो यूज कहाँ होती है? वो यूज होती है हमेशा रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में। और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस अगर मैच्योरिटी से पहले होने शुरू हो जाएं तो जितनी भी एनर्जी है वो सारी खर्च हो जाएगी। वर्नलाइजेशन रेफर्स टू स्पेशली टू प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। चाहिए ही चाहिए। Some important food plants, wheat, barley, rye have two kind of varieties. One is winter and second is are spring varieties. यानी एक को बोया जाता है जब सर्दियां शुरू होती हैं, एक को बोया जाता है जब बसंत ऋतु शुरू होती है।
एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन से पहले स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग, यानी वो बसंत ऋतु में बोई जाएंगी। पूरी गर्मियां वो ग्रो करती हैं, और जब गर्मियां खत्म होने वाली होती हैं तो उस टाइम वो ग्रेन जो है प्रोड्यूस हो जाता है। ग्रेन, हम उसको ग्रेन बोल रहे हैं, एक्चुअली इट इज सीड। तो वो तो प्लांट की अपनी लाइफ साइकिल है ना, हमने उसको ग्रेन बोला, दैट इज तो हमारा एक्सप्लोरेशन है। बट हम वो प्लांट तो अपने लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट इज प्रोड्यूसिंग सीड फॉर इटसेल्फ। सो इधर चीज है विंटर वेराइटीज, इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन। तो अगर सर्दियों वाली वेराइटी को गर्मियों में बो दिया जाए तो वो लो टेम्परेचर उसको मिलेगा नहीं, और लो टेम्परेचर अगर उसको नहीं मिलेगा तो दैट विल बी अ कंडीशन ऑफ नो फ्लावरिंग, हेंस नो सीड प्रोडक्शन। सो ये है वर्नलाइजेशन। Hence they are planted in autumn season, they germinate and over winter come as small seedling, rest time growing in spring and harvested usually around mid summer। समर के बीच में उनको क्या कर लिया जाता है, टेक आउट। ठीक है। बायएनियल प्लांट्स का मतलब क्या होता है जो साल में 2 बार बोए जा सकते हैं। एनुअल प्लांट्स जो पूरा साल ग्रो कर सकते हैं, बायएनियल्स जो साल में जिनकी 2 लाइफ साइकिल हो सकती हैं, पेरेनियल जिनकी साल में 1 की लाइफ साइकिल हो सकती है। एनुअल ट्रीज ये ग्रो कर सकते हैं थ्रू आउट ईयर। बायएनियल एक साल में 2 बार इनकी लाइफ साइकिल हो सकती है, एक बार मरेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे, वो सीड जो है दोबारा अगले सीजन में, अगले ईयर नहीं, अगले सीजन में समर के सीड्स विंटर में ग्रो कर सकते हैं, बट वो फ्लावरिंग नहीं होगी, वो एक अलग बात है। तो ये होते हैं बायनियल प्लांट्स। पेरेनियल प्लांट्स जो साल में 1 ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। बायनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन सेकेंड सीजन। Sugar beet, cabbage, carrots are some of the common biennial examples. Subjecting the growing of biennial plant in cold treatment stimulates subsequent photoperiodic flower response. So अगर इसका biennial का मतलब क्या, सर्दियों में ग्रो किया, गर्मियों में पक गए, गर्मियों में ग्रो किया, सर्दियों में पक गए, यही यानी वो सीड, ये फार्मर्स की जो लैंग्वेज है उसमें बोलता है फसल पक गई, सो वो यही होता है। क्लियर विद दिस? सो बच्चों आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। फटाक से एक बार चलो देखो, आई नीड नथिंग, आई नीड स्टूडेंट्स विच आर विलिंग टू स्टडी। पढ़ाना मेरा काम, पढ़ना आप लोगों का काम है। नॉट आस्किंग फॉर एनी फीस और एनी, तुम कुछ भी नहीं, जैसा बाकी सब जगह पर होता है, फ्री चल रहा है एकदम। आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मुझे मिलेगा, और मोटिवेशन अगर मिलेगा तो आई विल वर्क मोर हार्ड। ठीक है। और ज्यादा अच्छे से अगर मैं काम कर पाऊंगा तो आपके लिए और भी ज्यादा डिटेल से, क्योंकि देखो नॉलेज इज अनलिमिटेड, जितना आप ले सकते हैं आप उतना ले सकते हैं। ठीक है। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है, आई suggest you to share with this your friends, and I welcome you to subscribe the channel. Thank you so much.